आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पूरी ईरान की कहानी जानेंगे। देखिए ईरान, आप दिन गिनिए, मैं 70 to 80% दांव लगा रहा हूं कि ईरान में कुछ बहुत बड़ा होगा, तख्ता पलट हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आज दोस्तों ईरान के एक सरकारी ऑफिस में आग लगा दी। अभी तक तकरीबन 45 लोग मर चुके हैं। अली खामेनी डर गए हैं, शायद वो छोड़ के भी चले जाएं। देखेंगे दोस्तों क्या होगा। लेकिन आज मैं आपको पूरी ईरान की हिस्ट्री बताऊंगा। पूरी तो नहीं बताऊंगा, पूरी तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। वैसे मैंने ईरान की हिस्ट्री कई बार कवर भी की है। देखिए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और ईरान उसका पार्ट रहा है। इसको हम पर्शियन एम्पायर के नाम से जानते हैं। आप एस्ट्रोनॉमी लीजिए, आप मेडिसिन लीजिए, आप लिटरेचर, साइंस, मतलब यू जस्ट टेक द नेम। ईरान से बहुत कुछ निकला है। ईरान इंटरमिजो, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, वो ईरान से निकली है। अगर साइज में बात करें तो दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश, एशिया में छठा, शिया पॉपुलेशन, एकमात्र ऐसा देश जहां पे आपको इतनी सारी शिया पॉपुलेशन मिलेगी, क्योंकि मुस्लिम दो सेक्ट में डिवाइडेड है, शिया सुन्नी, 80% सुन्नी है और ईरान शिया है, जो कि कहते हैं ना कि मोहम्मद के डायरेक्ट डिसेंडेंट है। उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। इस्लाम पे मैंने लेक्चर लिए, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स लिए। ईरान जो है ना, एक महान, कहते हैं ना कि कुछ महान सभ्यताएं होती है, जैसे भारत है वैसे ही ईरान था बोलूंगा, अब तो नहीं है भाई। यहां पे सफाविद आए, इससे पहले मंगोल, सेल्जुक, टर्क्स, सबने रूल किया। एवरीवन वाज देयर। अलेक्जेंडर ने कॉन्कर किया, लेकिन ईरान बढ़ता रहा, कल्चर आते रहे और ईरान ने उन सबका स्वागत किया। ईरान एक लिबरल देश आप कह सकते हो, काफी लंबे समय तक रहा। सफाविद आए 16वीं सेंचुरी में, लेकिन जब कजार्स आए ना 1790s में, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और हम वहीं से हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि MS वर्ड हमारा बहुत ही शानदार कोर्स, अगर आप MS ऑफिस सीखना चाहते हैं, शुरुआत के 200 स्टूडेंट्स के लिए ये मात्र 400 रुपए का है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। 15 जनवरी से क्लास शुरू होगी। AI का यूज करके पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेल, वर्ड को कैसे मास्टर करें। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप जॉब में हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए, 11 क्लासेस होंगी, शेड्यूल अपडेटेड है ऐप पे, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। देखो दोस्त, अगर हम अभी ईरान की बात करते तो ईरान में कट्टरता है, लेकिन हमेशा से ईरान ऐसा था नहीं। पर्शिया इसको कहते थे, और पर्शियन एम्पायर तो भैया 2000 साल पहले है ना। स्पार्टन्स, तुम्हारा पेशा क्या है, किससे लड़े थे? ग्रीक्स। महान एम्पायर, जैसा कि मैंने बताया, बहुत प्रोग्रेसिव एम्पायर। और जो 300 में दिखाया ना, वो गलत दिखाया है, वैसा था ही नहीं ईरान। जिस तरीके के लोग दिखाए, बड़ी डार्कर टोन है, नहीं, नो, इट्स वॉज नॉट लाइक दैट। भारत और ईरान के तो कल्चरल रिलेशन है यार। कितने पारसी जो भारत में आए पर्शिया से, टाटा भी तो, रतन टाटा, उनके भी वंशज तो वहीं से आए थे। बहुत मेहनती होते हैं ये, बट अनफॉर्चुनेटली इनके टैलेंट को दिशा मिलती ही नहीं, क्योंकि देवर पिछले 400 सालों से ईरान के लोगों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला ही नहीं है। जिस ईरान ने पूरी दुनिया में बहुत कुछ दिया, वो आज खत्म हो रहा है और ईरान को वापस लाना पड़ेगा। मैं अपील करूंगा, आप छोड़िए अमेरिका को, आप छोड़िए खामेनी साहब को, एक डेमोक्रेसी चाहिए। आप लोग जो है वो गवर्न करें। मेरी सुनेगा कौन, लेकिन ये अपील होगी, क्योंकि ईरान तो लोगों का है ना। वहां के रेगिस्तान है हर तरफ, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसे है, इतनी खतरनाक ज्योग्राफिकल। भाई अगर आप ईरान की ज्योग्राफी देखो, आप जरा ज्योग्राफी देखिए, कैस्पियन सी हो गया, यूरोप हो गया, गल्फ हो गया, पूरा ट्रेड 80% ट्रेड तो यहीं से हो रहा है, पर्शियन गल्फ से, सब कुछ इसके पास। फिर क्यों इतना पिछड़ा? ईरान ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट था, तो रशिया और ब्रिटेन को यह चाहिए था, तगड़े तरीके से चाहिए था। अब बात यह है कि यहां पे चीजें तो बहुत हुई, और रशिया, क्योंकि देखिए रशिया एक, आप लैंडलॉक्ड गलत तरीके से मत समझिएगा, ठीक है। लैंडलॉक्ड का मतलब यह है कि रशिया के पास प्रॉपर समुद्र नहीं है। जैसे भारत के पास खुला समंदर है, इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, अमेरिका के पास भी वही है, ब्रिटेन के पास भी वही है।
जिसके पास नेवी होगी वो जीतेगा। इनफैक्ट ईरान के पास भी बहुत ही स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है, इसीलिए रशिया को या तो अफगानिस्तान दो या ईरान दो, क्योंकि रशियन एम्पायर भाई, ब्रिटिश एम्पायर हो गया, रशियन एम्पायर हो गया, फ्रेंच एम्पायर हो गया, ये और ऑटोमन्स, ये 4 सबसे बड़े एम्पायर थे उस समय, सबसे बड़े एम्पायर थे। तो रशियन एम्पायर जो है वो एक्सपैंड कर रहा था, और रशिया को पता था कि हमको चाहिए ईरान। ईरान को हमला किया ईरान के ऊपर 19वीं सेंचुरी में, और ईरान पे कब्जा कर लिया। यहां से ईरान का फॉल शुरू हुआ। ईरान की मिलिट्री उतनी ताकतवर थी नहीं, बोला कि चलो ये ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान है, साइन करो। ईरान को साइन करनी पड़ी, और ईरान के सारे राइट्स ले लिए। एक और ट्रीटी इन्होंने साइन करवा ली, ठीक है। 2 बार हमले हुए, दोनों बार साइन, क्योंकि इधर ईरान को लगा कि हम लड़ सकते हैं रशिया से, दोबारा हमला किया, दोबारा हरा वो। और 1804 में 2 ट्रीटी साइन हो गई, और ईरान के पास ट्रेड राइट्स चले गए। ईरान किसी से बिजनेस नहीं कर सकता था, रशिया आ गया था। उधर ब्रिटिश एम्पायर, 1804 की बात है दोस्तों। आप रिलेट करिए कि भारत में क्या चल रहा था। भारत में ही ब्रिटेन ने 3 बड़े साम्राज्य को हरा दिया। अब ब्रिटेन भी चाह रहा था कि ईरान हमारे पास से गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय इधर जो पाकिस्तान है ना, वो पूरा ब्रिटिश इंडिया के अंडर था, तो सीधा बाउंड्री जो है वो ईरान से लगती थी। और ब्रिटेन तो भैया द सन नेवर सेट्स, ब्रिटेन ने बोला ओ अल्लाह, मेरे को भी ईरान चाहिए। तो ब्रिटेन भैया बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम भी ईरान लेंगे। और ऐसे कैसे रशिया जो है वो आ गए, अलेक्जेंडर, सार दी अलेक्जेंडर। लेकिन उस समय तेल वेल की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी, स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस बहुत थी, ट्रेड होता था ना यहां से पूरा। तो ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान, और उसके बाद रशिया जो है वो कंटिन्यू करता रहा। नॉर्दर्न पार्ट में ईरान रशिया के पास चला गया, जो नॉर्दर्न ईरान है ना वो रशिया के पास चला गया, राजा रहा। कोई भी देश अगर ईरान पे आया है तो उसने डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया, इनडायरेक्ट कंट्रोल किया है कि तुम रहो, तुम करते रहो, हमको अपना शेयर देते रहना, और हम ट्रेड वेड करते रहेंगे, नेवी हमारी रहेगी यहां पे, तुम कुछ बोलोगे नहीं। ईरान ने बोला जी हुजूर, जैसा आप बोले, क्योंकि भैया हमारे पास ताकत नहीं है, आप हमको 4 थप्पड़ मार के चले जाओगे, हम क्या कर सकते हैं। वक्त आगे बढ़ता है, नासिर शाह आते हैं, कजार डायनेस्टी के। नासिर शाह को लगता है कि अब हम जो है वो वापस लेंगे ईरान का खोया हुआ सम्मान। रशिया को नहीं, ब्रिटेन को अटैक करो, हेरात लो ब्रिटेन से। वो जाते हैं हेरात को अटैक करने, फिर पिट जाते हैं, और ब्रिटेन को बहुत अच्छा मौका मिलता है। 1857 में एक ट्रीटी ऑफ पेरिस शायद होती है, ठीक है, वो साइन करवाई जाती है 1857 में। और यही 1857 है जब ब्रिटेन की लॉटरी लग गई। 1857 में इधर इंडिया इनके पास आ गया, और इधर ईरान इनके पास आ गया। अब ईरान को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली फिर कंट्रोल किया। सदर्न ईरान जो है वो ब्रिटेन के पास चला गया। नॉर्थ, अब देखो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया किसके पास है? रशिया के पास। साउथ वाला एरिया किसके पास है? ब्रिटेन के पास। और साउथ वाला एरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से समुद्र लगता है, यहां से गल्फ पास है। खेल खत्म, पैसा आजम। वक्त आगे बढ़ता है, 1890 में 1890 में लो टोबैको, हुक्का पानी टोबैको बहुत पीते थे भैया, बहुत ज्यादा। ईरान में भाई बहुत शौकीन लोग रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जमीन खेती नहीं हो सकती यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली। पूरे ईरान में, हर जगह नहीं, पूरे ईरान में नहीं हो सकती, ज्यादा बंजर एरिया ना, रेगिस्तानी एरिया है। तो टोबैको, जिस चीज के लिए आपकी जमीन उपजाऊ वो उगाओगे आप। टोबैको, गुटखा लाओ, तो खूब गुटखा खाते थे। ब्रिटेन कहता है आज से तुम्हारा गुटखा हमारा। तो 1890 में टोबैको भी ले लिया ब्रिटेन ने, लड़ झगड़ के एक के बाद एक ट्रीटी साइन किया, क्या किया जाए। अब जब लोगों ने देखा कि भाई टोबैको ले लिया, हमारे राइट्स ले लिया, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कर क्या रहे हैं। ज्यादातर 80-90% उस समय ईरान में गरीब। तब जब लोगों में दिमाग खराब होता है, जैसे अभी हो रहा है, तो लोग उठ खड़े होते हैं, और लोगों ने बोला बहुत हुआ सम्मान, यहां पे हम शिया हैं, हम मोहम्मद के डिसेंडेंट हैं, प्रॉफेट मोहम्मद के, आप हमको ऐसे बोलोगे। इन्होंने बुलाया धर्म गुरु को, उलेमा, जो रिलीजियस टीचिंग्स देते थे। और उस समय उलेमा का राइज हमको देखने को मिलता है, ठीक है, गजब तरीके से। उलेमा ने बोला कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम हैं यहां पे। 1896 आते आते 4 साल में जितने धर्मगुरु थे उन्होंने पूरे ईरान को एकजुट कर दिया, राजा को मार दिया जान से, राजा को मार दिया। और अब यहां पे धर्मगुरुओं का ताकत देखने को मिली कि अब हम चलाएंगे। ईरान जो है वो उसके लोगों का है। इसी दौरान दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि यहां पे तेल की बात अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन अब एक आदमी आता है, विलियम डी आरसी।
ये पागल आदमी था, बहुत अमीर आदमी था, लेकिन पूरी दुनिया में तेल और माइनिंग खोजने का इसको श्रेय देंगे आप। इसके बारे में पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी था। इसने क्या बोला, इसने देखा कि कहां कहां तेल मिलने की पॉसिबिलिटी है, और सबसे ऊपर था ईरान। ईरान के पास गया, इसने बोला सुनो मैं बहुत अमीर आदमी हूं, मेरे पास बहुत पैसा है। ये प्राइवेट था, कोई सरकारी आदमी नहीं था। तुम्हारा तेल मैं ही लूंगा। ईरान मान गया, बोला ठीक है, तुम खजाने के ऊपर बैठे हो। ईरान से बोला तो खजाने के ऊपर बैठो, खजाना हमको दे दो, जैसे वेनेजुएला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया ले लो, हम बदले में हमको क्या दोगे? बोला बदले में क्या चाहिए तुमको, पैसे दे देंगे हम, और 16% जो भी हम तेल बेचेंगे 16% और ले लो। तो ईरान खुश किया है, 16% मिलेंगे। ये लोग वही कह रहे ना कि जब लोगों के पास कुछ नहीं होता आप लॉलीपॉप थमा दो, तो वही कि आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए ईरान। और अब क्या हुआ कि विलियम डी आरसी खोदते रहे, है ना, खोदते रहे, कुछ मिले ही नहीं ससुर, खोदे जा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। एक बच्चा कह रहा था कमेंट बॉक्स में, सर लगता है आप नहाए नहीं है, आप यही हुडी 3-4 दिन से पहन रहे। अबे 2 दिन से पहन रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि भाई मैं 2 बार नहाता हूँ दिन में, मुझे पता है नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहाए बिना मैं अजीब लगता है। वो अलग बात है, कलर थोड़ा सा डाउन है। तो फिर तीसरा पॉइंट ये है भाई कि जब मैं काम करता हूँ ना, तो यार समझ ही नहीं आता है क्या करूँ, पूरे काम में डूब जाता हूँ ना, कि एकदम ड्रेस वेस का कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। ठीक है, मज़ा आई लेकिन मुझे कमेंट तो क्या कहा था मैं, हाँ, तो विलियम डी आरसी जो खोदते जा रहे, खोद के सेंटर ऑफ अर्थ में पहुंच गए। बोला कि अबे साला किधर है, कोर मिल गया है यहाँ पे, लेकिन तेल नहीं मिला। मजाक कर रहा हूँ, तेल नहीं मिला। लेकिन और भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिले, बट पैसा खत्म हो गया विलियम डी आरसी के पास। तो ब्रिटिश ने बोला कि भाई हमसे पैसा लो ना, हम दे रहे तुमको पैसा, ले कितना चाहिए, कितना लोन चाहिए। तो विलियम डी आरसी को ब्रिटिश ने पैसा दिया, और उस दौरान 1908 में भैया मिल गई यहां पे ऑयल फील्ड। ठीक है, ऑयल फील्ड मिल गई। उस समय मुजफ्फर शाह जो था वो राजा था, ठीक है, ईरान का तगड़ा राजा था। उसने विलियम डी आरसी को बोला कि देखो 60 साल के लिए तुम ये ले लो हमारी ऑयल फील्ड्स। मतलब आप समझ रहे हैं कि तेल के कुएं मिल गए 1908 में, 12 साल के बाद। तो यहां पे खुशी की लहर दौड़ गई। तो ईरान को पैसा मिला, 16% मिला, एक कंपनी बन गई एंग्लो पर्शियन ऑयल। ठीक है, बाद में ये ब्रिटिश पेट्रोलियम बन गई। तो ब्रिटेन जो है वो तेल निकालने लगा। रशिया बहुत वीक हो गया था। वर्ल्ड वॉर 1 होता है, वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया विड्रॉ कर गया 1917 में, बोला कि हमको नहीं चाहिए भैया, हम जा रहे हैं। जार को फांसी पे लटका दिया। रशिया का अलग, सोवियत का अलग चैप्टर चलने लगा। अब पूरा ईरान जो है वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में। बहुत बढ़िया, हम कंट्रोल करेंगे। और उसके बाद फिर जो तेल है, लेकिन दोस्तों लोगों का यहां पे दिमाग उड़ने लगा। 1908 में एक बहुत बड़ी घटना होती है कि यहां पे जो उलेमा थे उन्होंने कहा कि राजा बेच खाएगा और हमको कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं। खूब तेल लेके जा रहा है ब्रिटेन, तेल तो हमारा है ना। लेकिन ब्रिटेन भाई देखो, अगर आप लॉजिकली देखो तो बात तो सही है ब्रिटेन की, यार टेक्नोलॉजी तो उसी ने दी है ना। तुम्हारे पास 2000 साल से तेल है, तुम निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। तो ब्रिटेन कह रहा है कि भाई जब हम इतनी मेहनत करें तो हम पैसा क्यों दें। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमारा तेल है, हमसे ही निकालोगे, हम ही को पैसा नहीं दोगे। तो मुजफ्फर शाह को अच्छे से डोज दिया और यहां पे मजलिस बन गई। मजलिस मतलब एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन कि तुम्हारे बस का कुछ है नहीं, लोग ही चलाएंगे। और राजा का रोल जो है वो खाली नाम मात्र का रह गया। ठीक है, मुजफ्फर शाह जब मरे तो 11 साल के बच्चे को 11 साल का राजा आ गया था, छोटा सा। ये हिसाब किताब हमको देखने को मिलता है। अब क्या हुआ कि एक बहुत ही खतरनाक आदमी रेजा खान, पहलवी डायनेस्टी अब आने वाली, कजार डायनेस्टी का एंड होने वाला है, जो कि मिलिट्री लीडर था, वो आता है। और उसने जो है 1925 आते आते कर दिया तख्ता पलट, और रेजा खान जो है वो बन गया लीडर ईरान का। लोग भी बहुत परेशान थे, लोग भी नया लीडर चाहते थे, और ईरान में राजा वाजा का कुछ हिसाब किताब गड़बड़ था। लेकिन पहलवी डायनेस्टी यहां पे रेजा खान जो है वो आ गए। और रेजा खान देखिए, क्योंकि वो बाहर से ब्रिटेन से पढ़ा था, वो आदमी काफी मॉडर्न था। उसको पता था कि मॉडर्निटी चाहिए यहां पे ईरान के पास, वरना दिक्कत हो जाएगी। उसने गजब लिबरल कि मतलब औरतें जो हैं अभी तक पर्दा रखती हैं, आप पढ़ो, खूब पढ़ो। ठीक है, औरतों को खूब राइट्स दे दिए, लोगों को खूब राइट्स दे दिए, खूब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्रो वेस्ट हो गया वो। ठीक है, ब्रिटेन के पास एकदम बिक गया, बिछा दिया उसने। लेकिन अगर उसके खिलाफ कुछ होता था तो सबको मार देता था। अगर उसके खिलाफ कोई प्रेस बोलती थी या पॉलिटिकल पार्टी थी, उनको खत्म कर देता था। तो ऐसे चला। अब वर्ल्ड वॉर 2 आ गया। वर्ल्ड वॉर 2 में ईरान न्यूट्रल था, लेकिन जर्मनी ने बोला कि देखो हम जीतने वाले हैं, तो हमारे साथ आ जाओ। तो ईरान जर्मनी के साथ आ गया। जर्मनी के कुछ लोगों को ईरान में बैठा लिया। जर्मनी को एनर्जी की जरूरत थी,
तो वहां पे ब्रिटेन और रशिया ने बोला कि भाई ऐसे काम तो चलेगा नहीं, मारो इसको। और ब्रिटेन रशिया के तो भाई स्टेक्स थे ना, और अमेरिका ने भी खूब पैसे अब तक देना शुरू कर दिया था, अमेरिका भी पिक्चर में आ गया था, तो अमेरिका ने भी ईरान को खूब सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो यहां पे रशिया और ब्रिटेन ने हमला कर दिया था ईरान के ऊपर, लेकिन वो हमला बस प्यार के लिए था कि अरे प्यार भेज रहे हैं भैया, क्योंकि देखो तुम्हारे यहाँ क्या है ना कि अभी अगर बात करते हैं तो जर्मनी बैठा है, हिटलर बैठा है, क्योंकि देखिए जो जीतेगा उसे पे दांव लगता है, तो ईरान को लगा जर्मनी जीतेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हमारे यहाँ पैसे तुम्हारे इन्वेस्टेड है, ऐसा नहीं होगा। तो फिर रशिया और जो ब्रिटिश थे वो वहां पे रहे, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, अमेरिका ब्रिटेन ईरान छोड़ के चले गए, रशिया बोला कि हम नहीं जाएंगे, हमारा है ईरान। तो फिर यूनाइटेड नेशन पे प्रेशर बनवाया, यूनाइटेड नेशन तब तक बन चुका था, फिर 1951 में ये भी छोड़ के चले गए। लेकिन अब अमेरिका पिक्चर में आ गया था, और अमेरिका तेल मिल गया था, और अमेरिका अब गजब तेल खरीद रहा था ईरान से, खूब ज़्यादा, और पूरी अपनी जो अब उनके रेवोल्यूशन चल रहा था, एक तरीके से फाइनेंशियल रेवोल्यूशन, उसको फंड कर रहा था। लोगों का अगेन दिमाग खराब कि भाई यार हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है। रेज़ा खान ने एक काम किया कि जो 16% मिलता था वो 20% कर दिया, क्योंकि आए दिन रेज़ा खान के खिलाफ प्रोटेस्ट होते रहते थे, तो रेज़ा खान ने 20% कर दिया। और उस समय बहुत लिबरल हो गया था ईरान, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, लोग खुश थे। लेकिन लोगों के पास जब तक आप पैसा नहीं दोगे ना, तब तक क्या काम। तो अब क्या होता है कि एक आदमी मोहम्मद मुसादिक, इसने बोला कि मैं जो है वो इन देशों से लड़ूंगा, और इसने लोगों को एकजुट करना शुरू किया, और इसने कहा कि देखो इन सब लोगों से कुछ होने वाला है नहीं, अमेरिका जो है वो तुम्हारे तेल को खरीद रहा है, और अमेरिका सब खा जा रहा है, तो बेहतर यही है कि हम ही ये सब कुछ चलाएंगे। मोहम्मद मुसादिक ने नेशनलाइज कर दिया ऑयल को, मतलब ऑयल यानी कि पूरा तेल जो है वो ईरान का है। अमेरिका को बाज नहीं आया, अमेरिका ने फिर से तख्ता पलट करवा दिया, अमेरिका ने फिर से तख्ता पलट करवा दिया। अगेन रेज़ा खान को बैठा दिया कि तुम बैठो, मोहम्मद मुसादिक को हटा दिया। भैया क्या कर सकते हैं, उनको हटना पड़ा। फिर हम ये देखते हैं कि लोगों का और दिमाग खराब हो गया कि यार कोई भी अगर हमारी बात करने आता है, अमेरिका उसको मार के भगा देता है, क्या करे। एक और आदमी आता है, और ये आदमी अब सत्ता बदलने वाला है, आयतुल्लाह रोहिल्ला ख़ोमेनी, अगेन एक धर्मगुरु। आपको बता दूं कि इनके पिताजी बाराबंकी से थे, ख़मेनी परिवार बाराबंकी से था, जो ईरान शिफ्ट हुआ था, यही लखनऊ के पास, तो इंडियन रूट्स हैं उनके। तो ये आते हैं। अब जब ख़ोमेनी साहब आए, उस समय ईरान के हालात बहुत ख़राब थे, जैसे आज है, लोगों के बहुत ख़राब थे, मतलब 90% लोग गरीब। लोगों को इतनी गुस्सा आती थी कि हमारे ही तेल, हमको पूरी दुनिया हमारे तेल से आगे बढ़ रही है और हम ही को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। लोग आते थे, भर भर के आते थे। ईरान उस समय एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया था, हिपीज आते थे खूब सारे ईरान में। तो रोहिल्ला ख़ोमेनी ने ये सब बोलना शुरू किया, और पूरी अगेन उन्होंने धर्म की तकरीरें दी कि इस वजह से जो है अमेरिका या रशिया या ये ब्रिटेन, तुम जो बिजनेस करते हो इनके साथ, ये तुमको ख़त्म कर देंगे, अल्लाह की राह पे चलना है, और क्या क्या इस्लाम में प्रतिबंधित है, इस्लाम क्या बोलता है, इस्लाम की बात की यहाँ पे रोहिल्ला ख़ोमेनी ने, और लोग समझने लगे। बेसिकली लोग परेशान थे। अब क्या हुआ कि लोग जो है जब ये समझने लगे, तो लोगों को लगा कि यार बात तो सही बोल रही है। तो लोगों ने रेज़ा खान के ऊपर अगेन भयानक प्रोटेस्ट हो गए, भयानक। तो रेज़ा खान को लगा कि भाई ये आदमी सही नहीं है, इराक भेज दो इसको। इराक भेज दिया 1960s में, इराक चले गए वो। इराक में तकरीरें दे रहे हैं। इराक में लोग भाई जितने, चाहे छोड़िए सुन्नी देश है भले ही, इराक में लोग जो है परेशान कि अरे भाई क्या गजब आदमी, क्या बोल रहे हैं। वहां पे लोग एकजुट करना, सद्दाम हुसैन वहां पे ऑलरेडी आ गया था, ठीक है, सद्दाम हुसैन को डर, उसकी दुख यार हमको ना मार दे। तो बोला कि भाई तुम फ्रांस जाओ, तुम निकलो यहां से, तुम बहुत तेजी, तुम यहां नहीं दिखोगे। फ्रांस से तकरीरें दे रहे हैं, और फ्रांस में कैसेट जो है स्मगल करके ईरान पहुंचाए जा रहे हैं। अब यहां पे लग गया रेज़ा, क्योंकि 1978 10 सालों में रेज़ा खान ने बहुत अति कर दी थी, और बहुत इन्फ्लेशन भी था, अनएम्प्लॉयमेंट भी था, तो अब वो बच नहीं सकते थे। 1978 में फिर रेज़ा खान बोलते हैं, उनको वैसे भी कैंसर था, बोलते हैं कि हम जा रहे हैं अमेरिका इलाज करवाने, फिर वो वापस नहीं लौटे, और आयतुल्लाह ख़ोमेनी जो है वो ईरान आते हैं, और 1979 में एक रेवोल्यूशन हो जाता है। ईरान ऑफिशियली वॉज अ थियोक्रेसी, ठीक है। अब अमेरिका के हाथ पांव फूल गए। अमेरिका बहुत कोशिश करने के बावजूद लोगों के सामने झुक गया।
1917 में अमेरिका की एम्बेसी को भी पकड़ लिया था सीज, मैंने उस पर लेक्चर दिया है। आर्गो एक मूवी बनी है उस पर, वो मूवी देखिएगा आप, मैं यकीन देता हूं आर्गो एक ऐसी मूवी है, आप जब देखेंगे ना लास्ट एंड में तो आप परेशान, मतलब आप हार्ट बीट बढ़ जाएगी यार एकदम, मतलब हाथ पैर कांपने लगेंगे आपके, ये हिसाब किताब। तो भैया ये सब कुछ हुआ। 1980 ईरान और इराक लड़ गए। इराक को डर था कि रेवोल्यूशन यहां पे ना आ जाए, बहुत सारे कारण थे, तेल का कारण था, वाटर का कारण था, बहुत कुछ था, लेकिन मेन यही था कि भाई ये आदमी यहां पे आ गया है। और ईरान को था कि जैसे ईरान में रेवोल्यूशन है वैसे इराक में भी होना चाहिए था। दोनों आपस में बढ़ गए, सद्दाम हुसैन और ईरान आपस में भिड़ गए, और सबने सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया क्योंकि ईरान तो सबका दुश्मन। अमेरिका ने एक के बाद एक सैंक्शंस लगा दिए। अमेरिका ने जहां पे इन्वेस्ट किया वो देश उनके हाथ से निकल गया, सारा तेल अब ईरान के पास। लेकिन भाई उस तेल का करोगे क्या जब तुम उसको बेच ही नहीं सकते कहीं? यही तो स्ट्रैटेजी है अमेरिका की मेरे भाई। 8 साल ही वॉर चलता है 1980 से लेकर 1988 तक। अब उसमें हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, केमिकल बॉम्ब्स तक यूज हुए। मैंने ईरान इराक वॉर पे भी लेक्चर लिया, मैं बताता रखते चलता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। कोई रिजल्ट नहीं, यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर करवाया। उसके बाद अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए तगड़े से। पूरी दुनिया, चाइना रशिया जो है वो फिर से ईरान को सपोर्ट करने लगे कि न्यूक्लियर बम बना, न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर से होगा तुम्हारा काम। बट ईरान के पास बहुत ज़्यादा सैंक्शंस हो गए और ईरान की लिटरली हालत खराब हो गई। उसके पास खजाना था, तेल था, बट वो किसी को भेज नहीं सकता था। कुल मिला के बचा कुछ नहीं बचा उसके पास। उस थियोक्रेसी ने ईरान को बहुत दिक्कत में डाला। फिर बराक ओबामा है, बराक ओबामा ने JCPOA साइन किया, बोला कि तुम चिंता मत करो, हम साथ में मिलकर कुछ करते हैं। सैंक्शंस हटे, बट फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गए, सैंक्शंस दोबारा लग गए, तो ईरान की इकोनॉमी जो है वो बर्बाद होती गई। उसके बाद फिर इजराइल को अमेरिका ने बैठा दिया कि तुम देखो ये न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना देगा तो पावर बैलेंस हो जाएगी, फिर ईरान जो बोलेगा वो हमको करना पड़ेगा। सऊदी भी डरते थे, वर्चस्व की लड़ाई थी भैया, सब डरते हैं। ईरान अभी भी लड़ रहा है अपने कॉज के लिए। ये सारी चीज़ें जो है, अबे ये क्या हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, ये जो पर्शियन गल्फ हो गया, ठीक है, बाब अल मंदेब हो गया, ये सब जो है वो ईरान कंट्रोल करता है। जहाँ पे लड़ाई चल रही है सऊदी घुसा है, वहाँ ईरान भी घुसा है, ठीक है, उसने अपने प्रॉक्सीज खड़े कर दिए हैं। लेकिन अल्टीमेटली ईरान को डेवलपमेंट नहीं मिला, ठीक है, ईरान डेवलप नहीं है बहुत, और ईरान में गरीबी बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों वेनेजुएला में जो हुआ वो ईरान को भी डर है कि यहाँ ना हो जाए। पिछले 2 सालों में ईरान, अमेरिका, इजराइल बहुत आपस में लड़े हैं। इजराइल ने भी समझ लिया कि ईरान के अंदर रेवोल्यूशन कराना पड़ेगा। लेकिन ये दोस्तों फिर से, अब देखिए 1979 में क्या वो लोग परेशान थे, सेम स्क्रिप्ट आज रिपीट हो रही है, आज भी लोग परेशान हैं। लोग गरीब हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन चरम पे। और हमारे साहब अली खामेनी, 1989 में रोहिल्ला खामेनी की जब मौत हुई तो फिर अली खामेनी आए, उनके स्टूडेंट थे अली खामेनी। कई लोगों को लगता है कि अली खामेनी उनके बेटे थे, नहीं, उनके स्टूडेंट थे। तो अली खामेनी अभी भी हैं सुप्रीम लीडर, ठीक है। लेकिन इस चीज़ से आपने लोगों को, तो आप अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हो। अब इससे हुआ क्या है कि भाई लोग परेशान, लोगों के पास राइट्स नहीं। जो तेल आप पूरी दुनिया को बेच सकते हो आप नहीं बेच पाओगे क्योंकि आपके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो इसीलिए लोग हैं परेशान और लोग कह रहे हैं कि भैया आप निकलो, हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ये वैसे तो नेचुरल प्रोटेस्ट हैं, बट हाँ वेस्ट जो है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी चेतावनी दी हुई है कि अली खामेनी को भगाओ, और अली खामेनी, अब दोस्तों हालात इतने नाजुक है कि शायद 3-4 दिन में ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए खुशखबरी है ये, क्योंकि अमेरिका वहां पे इन्वेस्ट करेगा और भारत ईरान से तेल खरीद सकता है। जहां जहां पे भी अमेरिका के हिसाब से चीजें होंगी ना, वो भारत के लिए ठीक रहेगा, और स्पेशली जो तेल वाले, क्योंकि भारत को तो अपने इंटरेस्ट को देखना है। ये हालात है इस समय। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। पूरी कहानी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, शॉर्ट में निपटाई है। ऐसे तो बहुत कुछ हुआ, अगर आपको लॉन्ग में देखनी है तो मैंने हर पर्टिकुलर टॉपिक पे भी लेक्चर कवर किया है। MS ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, कोपायलट, आउटलुक, सब आप सीख जाएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।